अच्छा जी मेरे भाई आज अब हम स्टार्ट करते हैं चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा मेरी एक बात सुनिएगा, जरा मुतवज्जी होइएगा बच्चों। मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह थोड़े बड़े भी हो गए हैं FAR 1 में। मुझे बताएं इक्विटी के अंदर कितनी चीजें आती हैं भला, जितनी का आपने पढ़ ली हैं? अच्छा, एक है इंडिविजुअल का केस, एक है कंपनी का केस। मुझे बताएं जरा, कंपनी के केस में कंपनी की बात करनी है अब आपने। बच्चों कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल, ये हमने किस में सीखा था? जुहेर को कॉल कीजिएगा। ये हमने किस में सीखा था बच्चों? IS 16 में, जब मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस पढ़ाया था। अच्छा फिर क्या आता है, फिर और क्या आता है, फिर क्या आता है? फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स सारे सालों का इकट्ठा प्रॉफिट, कोई ऐसे ही है ना? अच्छा जी, फिर बताएं, फिर बताएं। रिवैल्यूएशन सरप्लस, कोई ऐसे ही है? अच्छा जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, ओ ऐसे ही है भाई। अच्छा जी, भाई डिविडेंड जो आता है, ये मैंने बहुत डिटेल में बातें कर दी थी आपसे, फिर वही गलती कर रहे हो भाईजान। कंपनी के केस में क्या होता है, इधर देखें, ये काफी डिटेल यार बात हो चुकी है, फिर वही गलती। जी इधर आए भाईजान, ये देखें इधर, एक है जी कंपनी का सिनेरियो, एक है जी किसका? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल के केस में कैपिटल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? और भाई हर साल का प्रॉफिट उसमें ऐड होता है और ड्राइंग्स माइनस होती हैं, तो ऐसे ही है। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर क्या था मेरे भाई, वही कैपिटल जो था, हमने कहा था जी अब कंपनी के केस में इसका अकाउंट सेपरेट बनेगा, ये कैपिटल का अकाउंट, ये कैपिटल 500 से क्या हुआ बच्चों, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, शेयर कैपिटल कंपनी का बढ़ गया, और ऐसे ही है। रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड जी कैपिटल। अच्छा भाई, ये इधर आ गया 500 रुपया, कितना आया? ये आ गया जी 500 रुपया। अच्छा जी, अब मेरे भाई पहले साल का मुझे प्रॉफिट बता दें। पहले साल का जो प्रॉफिट होगा बच्चों, उसके लिए लहदा से अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट्स के लिए लहदा से अकाउंट बन रहा होगा। प्रॉफिट्स के लिए क्या होगा? अलहदा से अकाउंट बन रहा होगा, उसका नाम होगा रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या नाम होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या नाम होगा? ये बात समझे हैं? इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, कैपिटल में ही क्या उसका नाम है, ऐड करते हैं प्रॉफिट, और लेस क्या करते हैं बच्चों? ड्राइंग्स। तो ऐसे ही है, एक ही अकाउंट बन रहा है। इधर ऐसा नहीं होता, इधर बच्चों कैपिटल का सेपरेट अकाउंट, जिसे रिप्लेस कर दिया जाता है शेयर कैपिटल के साथ। इसके अंदर सिर्फ डेटा किसका है बच्चों? मुझे बताएं, इधर कहीं प्रॉफिट नजर आ रहा है आपको? इधर कहीं प्रॉफिट नजर आ रहा है आपको? नहीं। तो प्रॉफिट्स के केस में कौन सा अकाउंट बन रहा होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड का मतलब है बच्चों वो अर्निंग्स जो अभी रोक ली गई हैं। देखो इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट क्यों करता है कंपनी में? शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि उनको डिविडेंड मिले। ताकि क्या हो बच्चों? उनको क्या मिले? डिविडेंड मिले। क्या मिले बच्चों? उनको डिविडेंड मिले। अच्छा जी, आप देखें फॉर एग्जांपल कंपनी ने 100 रुपया कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया बच्चों? अगर सारा का सारा डिविडेंड दे देंगे तो कोई रिटेन की होंगी अर्निंग्स कंपनी ने? नहीं। अगर उसमें से 30% डिविडेंड दे दिया तो कंपनी ने कितना रिटेन कर लिया अपने पास? 70। ये कंपनी रिटेन क्यों करती है अपने पास? जी जी, शेयर कैपिटल के लिए नहीं हो भाई। अर्निंग्स इसलिए रिटेन की जाती हैं। देखो लोगों की ख्वाहिश तो ये है जितना प्रॉफिट आता है बच्चों उतना ही हमें क्या दे दिया जाए? जी डिविडेंड दे दिया जाए। अगर जितना कमाएंगे उतना भैया सारा हड़प कर लिया तो मुझे अब बात बताएं, क्या कंपनी के पास कोई अर्निंग्स पड़ी हैं? जब अर्निंग्स नहीं होंगी तो कंपनी की ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? आपका अपना बिजनेस है, आप रोजाना का जितना प्रॉफिट आता है सारा क्या कहते हैं जी, चले नहीं ठोंस लिया। अच्छा, मतलब कि देखे ना क्या किया, खर्च कर लिए पैसे। तो भाई फ्यूचर में कोई सेविंग, फ्यूचर के लिए आपने कोई सेविंग बचा के नहीं रखी, तो भाई तो ग्रोथ तो नहीं होगी ना। बिजनेस कैसे फलेगा फूलेगा? नहीं, क्योंकि कुछ अर्निंग्स ही नहीं पड़ी हुई।
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए कुछ लक्ष्मी पास है ही नहीं, यानी अर्निंग्स नहीं है, और ऐसे ही है। इसलिए बिजनेसेस क्या करते हैं, कुछ पैसे जो है वो जितनी अर्निंग्स हैं उस में से कुछ शेयर होल्डर्स को देते हैं, बाकी क्या करते हैं बच्चों, रिटेन करते हैं। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई भाई? असल में जब अकेला बंदा बिजनेस कर रहा होता है ना तो उसमें मसला नहीं होता। उसमें क्या होता है जी, बस इंडिविजुअल है, उसी का कैपिटल है, उसी के प्रॉफिट्स हैं, वो जितना घर ले गया उसको ड्राइंग कह दिया। जब बच्चों बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे तो शेयर कैपिटल का अकाउंट सेपरेट, और जितना कमाया वो रिटेन अर्निंग्स, और जितना उसमें से डिविडेंड दे दिया। अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, बहुत मुतवज्जे होकर बात सुननी है, बहुत मुतवज्जे होकर बात सुननी पड़ेगी भाईजान। देखें, ये 500 का क्या है, शेयर कैपिटल है। क्या है? शेयर कैपिटल। कैपिटल बढ़ गया, क्रेडिट हो गया, और बैंक या कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब बच्चों पहले साल देखें प्रॉफिट आया कितना, 120 का। अगर तो इंडिविजुअल का केस होता तो ये हम क्या कर रहे होते, इधर इधर आए जरा, इंडिविजुअल के केस में क्या करते, जी इंडिविजुअल का केस में ये होता, ये टी अकाउंट बनता, इधर क्या लिखते बच्चों, कैपिटल। कैपिटल की नेचर क्रेडिट है। अभी बिजनेस आज शुरू हुआ, इसका मतलब पीछे से कोई कैपिटल नहीं। न्यू शेयर्स क्या कहते हैं, सॉरी, इन्वेस्टमेंट कर दी ऑनर ने, 500 से कैपिटल बढ़ गया, और इधर क्या आ जाएगा, कैश या बैंक, या जो चीज ऑनर घर से ले आया, ये क्रेडिट हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, डेबिट। बिजनेस का कैश भी तो बढ़ा ना। अच्छा, अब आया बच्चों प्रॉफिट कितने का, 120 का। क्या हुआ बच्चों, तो कैपिटल बढ़ गया, और इधर रेफरेंस में क्या आ जाएगा बच्चों, पहला साल क्लोज हुआ, कंपनी इंडिविजुअल के पास कितनी अर्निंग्स हैं बच्चों, 620 ना, अर्निंग्स इतनी है, और ये कैपिटल है, तो टोटल इक्विटी कितनी होगी बच्चों, अर्निंग का लफ्ज सही है ना, टोटल इक्विटी कितनी होगी, अर्निंग्स का लफ्ज सही नहीं है, टोटल इक्विटी बता दें। कंपनी के केस में ऐसा नहीं है बच्चों, ये 500 की इन्वेस्टमेंट हुई, तो ये क्लोजिंग कितना है कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना बच्चों, कितना बच्चों, और रिटेन अर्निंग्स। अब जो प्रॉफिट है वो इसमें नहीं जाएगा, बल्कि इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनेगा, जिसे कहा अब कितने से प्रॉफिट बढ़ा, इसका भी ओपनिंग होता है ना, जितनी का अकाउंट हर अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग अगले का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। ये 120 है, कितना है बच्चों, इसको इधर लिखा प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग्स क्या होगी बच्चों, बताएं, क्रेडिट, और डेबिट क्या हुआ, और डेबिट क्या हुआ, प्रॉफिट। कितना आ गया क्लोजिंग में, देखो इधर भी इक्विटी कितने की नजर आ रही है, इधर भी 620 की नजर आ रही है, और बात समझे हैं। अच्छा, अब आप इधर आए, इसके एक्सट्रैक्ट में आए, शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, 500 से बढ़ जाएगा, और अर्निंग्स कितनी आ गई बच्चों, बताएं शाबाश, अर्निंग्स कितनी है। अच्छा जी बच्चों, एक और चीज भी तो आ सकती है ना, रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन। बच्चों इक्विटी में आने वाली जो चीजें हैं, अभी तक हमें 3 का पता है। एक है बच्चों, क्या बोलो, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, और क्या, और क्या भाई, और क्या मेरे भाई। अच्छा, अब मेरी बात जरा मुतवज्जे होकर सुनिएगा, इन तीनों की नेचर क्या है, बोलो शाबाश, इन तीनों की नेचर क्या है, क्रेडिट है। अच्छा, अब आप इस तरह करें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं हमने, और इक्विटी वाले बनाने हैं। क्या बनाने हैं, इक्विटी वाले बनाने हैं। क्या बनाने हैं बच्चों, अच्छा जी, 1 मिनट आंखें बंद कीजिएगा, 1 मिनट बस आंखें बंद कर लें बस, नहीं नहीं, अब अभी जब मैं कहूंगा तब, कुछ नहीं होता, टेंशन ना ले, इधर नहीं है सब। अच्छा, परेशान क्यों हो रहा है यार, अच्छा जी 1 मिनट, अभी आंखें बंद जी, चलें जी, खोल लें। अच्छा, इधर देखें, ये SOFP नजर आ रही है, इसके एक्सट्रैक्ट ये एक्सट्रैक्ट हैं, क्या है बच्चों,
ये इक्विटी है, क्या है मेरे भाई? इसमें शेयर कैपिटल आया, इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स आई, और अभी तक जो हमने पढ़ा और रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। ऐसी है मेरे भाई। अगर मैं आप इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल। इसे वर्टिकल कहते हैं ना। अगर मैं आपसे कह दूं इसको ऐसे तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दो तो कोई मसला तो नहीं होगा ना। ये जो इक्विटी, ये जो इधर चीजें नजर आ रही हैं आपको, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी हैं। किस फॉर्म में लिखी हैं? वर्टिकल फॉर्म में लिखी हैं। अगर मैं आपसे कह दूं इसे जरा ऐसे फैला के लिख दो, ऐसे फैला के, ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, आप उसे सादा अल्फाज में कह लें, इसे ऐसे ना जरा लम्बा करके लिख दो है। अच्छा, अब मेरे भाई इधर देखें, कोई मसला नहीं होगा अगर इस तरह लिख देंगे तो। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, और बच्चों इधर क्या आ गया? रीवैल्यूएशन सरप्लस। और आगे आ गया कॉलम किसका बच्चों? टोटल का। आगे किसका कॉलम आया? ये बात समझें आप लोग। जो चीजें हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखते हैं इक्विटी के अंदर ऐसे, उनको अब ऐसे लिख देना है सेपरेट, ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ये चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? चेंजेस इन इक्विटी के अंदर ऐसे चीजें। अच्छा, ये तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ना। अब हम क्या बनाने लगे हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। वो इधर से चीजें उठेंगी, इधर जो इक्विटी के अंदर आ रही होती हैं, इसकी एक लहदा स्टेटमेंट अब से बनेगी। ये जो इक्विटी इधर आ रही है, इसकी अब से लहदा स्टेटमेंट बनेगी ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ओके मेरे भाई, ये बात समझे आप लोग? और ये बात समझ गए हैं? अच्छा जी, अब जरा ना मुझे एक बात बताइएगा। अब एक बात बताइएगा, अभी 500 रुपए की शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की है। क्या की है बच्चों? जिसमें हमारे वाले साल में, देखो हमारे वाले साल में बिजनेस स्टार्ट हुआ ना, तो इससे पहले तो कैपिटल नहीं होगा ना। अच्छा, ऑनर आज पैसे लेके आए, इंडिविजुअल के केस में एंट्री होती है, मैं ज्यूम करता हूं पैसे लेके आए, कैश या बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। कंपनी के केस में क्या होगा? कैश या बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। 120 रुपए का प्रॉफिट आया। क्या आया बच्चों? अच्छा, इसकी वजह से ये अर्निंग्स हैं। क्या है बच्चों? आज बिजनेस स्टार्ट हुआ, पहले बिजनेस की अर्निंग्स थी बच्चों। जब कैपिटल नहीं था तो अर्निंग क्या होनी? बिजनेस ही सॉरी बिजनेस ही आज स्टार्ट हुआ, इससे पहले कोई अर्निंग्स। आज पहली दफा 120 की अर्निंग्स आई हैं। टोटल इक्विटी कितनी होगी भाई? कितनी होगी है? 620 की होगी है। कितनी होगी है बच्चों? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर ये अर्निंग्स जितनी भी हैं, ये 120 की हैं, इसमें से ऑनर को क्या, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया 20 रुपए का। कितने का? अब मुझे बताएं, अब रिटेन्ड जो कर ली है अर्निंग्स वो कितनी है? कितनी है बच्चों? 100 रुपया। कितनी है बच्चों? 100 रुपया। कितनी है बच्चों? 100 रुपया। ये बात समझें आप लोग? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अब आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं बच्चों, डिविडेंड अगर देते हैं तो उससे अर्निंग्स क्या हो जाती हैं? चले एक नोट लिखें जी, हेडिंग दे दें जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, हेडिंग दे दें और नोट्स बनाना शुरू कर दें जी। ये किताब में जो सफ़े हैं ना खाली 2-3 उधर बनाने हैं। जो बच्चा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में छुट्टी करेगा, अगला स्टैंडर्ड आईएएस स्टेट समझ नहीं आएगा। अपनी जिम्मेदारी पे छुट्टी करें, और करेक्शन ऑफ एरर्स में मसले अगर हैं तो उसे सही कर लें। ये आगे तीनों स्टैंडर्ड आपस में, करेक्शन ऑफ एरर का स्टैंडर्ड तो नहीं है, ये आपस में लिंक्ड हैं। क्या है जी? आप इधर सुने बच्चों, लिखें जी, प्रॉफिट की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स इंक्रीज होती हैं। प्रॉफिट की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स इंक्रीज होती हैं। प्रॉफिट की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स इंक्रीज होती हैं, और डिविडेंड की वजह से, रिटेन्ड अर्निंग्स इंक्रीज होती है ना। हाँ, डिक्रीज। और डिविडेंड की वजह से
रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स डिक्रीज होती हैं, कम होती हैं भाई। अच्छा जी, इंडिविजुअल, अब जरा मुतवज्जे हूं, अब मैं जरा डिविडेंड समझाने लगा हूं भाई। अब एक सवाल पूछ लूं आपसे भाई, ड्राइंग्स में और डिविडेंड में कोई फर्क है? क्या 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 फर्क है? इंडिविजुअल के केस में ड्राइंग होती है, और इंडिविजुअल जो होता है ना बच्चों, उस केस में पाबंदी कोई नहीं है, वो जो दिल करता है घर ले जाए, बस वो ड्राइंग है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, उसका अपना बिजनेस है, सारी इन्वेस्टमेंट उसकी अपनी है। और भाई बात समझ गए हैं? तो ड्राइंग डेबिट, जो चीज ऑनर घर ले गया डेबिट, सॉरी ड्राइंग डेबिट, और जो चीज ऑनर घर ले गया वो क्रेडिट, चाहे वो पैसे ले गया, सही है बच्चों, चाहे वो कोई चीज ले गया, वो क्रेडिट, सही है भाईजान। डिविडेंड में और ड्राइंग्स में फर्क है। कंपनी के केस में मैं आगे बताता हूं ना सारा। अच्छा जी, अब मेरे भाई क्या उसका नाम है, डिविडेंड जो है ये किस केस में होता है? कंपनी के केस में। किस केस में होता है बच्चों? अब मेरे भाई जरा बात बहुत मुतवज्जे से सुनने वाली है, बहुत मुतवज्जे होकर बात सुननी है भाईजान। अगर अकेला बंदा बिजनेस कर रहा होगा, उसको कोई रोकने वाला पूछने वाला नहीं है भाईजान। कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी को अथॉरिटीज रेगुलेट कर रही हैं बच्चों, ये रजिस्टर्ड हैं। क्या है बच्चों? भाईजान जो दिल करता है ऑन शेयर होल्डर घर नहीं लेके जा सकता। हाँ लेकिन देखो यार, शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की है, क्या उनका राइट नहीं है उनको कुछ हिस्सा मिले उस इन्वेस्टमेंट पे, उनको रिटर्न मिले? क्या मिले बच्चों? वो रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और बच्चों एक और बात याद रखिएगा, अकेला बंदा जब बिजनेस कर रहा होता है ना, सारा कैपिटल उसका है। इधर जो लफ्ज है ना शेयर कैपिटल का, समझिएगा इसको, ये किसी एक का नहीं है, सही है बच्चों। ये मैं वो वाली कंपनी आपको पढ़ा रहा हूं जिसमें एक से ज्यादा बाप, कुछ बच्चों ने ना वो पढ़ लिया होगा शीला शीला, तो वो कहेंगे सर सिंगल मेंबर कंपनी भी होती है, फलां भी होती है। अच्छा जी, अब मेरे भाई वो छोड़े बात जो भी होती है, हम वो पढ़ रहे हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं, ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं। अच्छा जी, अब बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब एक से ज्यादा जब ऑनर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, तो अब लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, बोलो क्या? शेयर कैपिटल का। इस कैपिटल को शेयर किया जा रहा है। ये बहुत सारे लोग जो हैं, इन सब का कैपिटल है। अगर एक कंपनी ने आज तक 1000 रुपए के शेयर इशू कर दिए, और बच्चों टोटल शेयर इशू किए हैं 100 रुपए, तो भाई एक बंदे की अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट होगी ना, इसने इतना किया, इसने इतना किया, इसने इतना इन्वेस्ट किया, ऐसे ही है ना। इसलिए लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है भाई, जिसकी इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा उसको डिविडेंड भी उतना। हाँ वो तो खैर एक अमाउंट होगी ना, एक परसेंटेज होगी, लेकिन सिंपल सी बात है, एक बंदे ने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, एक ने 200 किया। अब 200 पे जब 10% लगेगा तो वो कम आएगा, 1000 पे लगेगा तो वो ज्यादा आ रहा होगा। अच्छा अब सुनिएगा बात, कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। एक ऑनर आया जी, आप किसी बंदे ने नेस्ले का एक शेयर खरीद लिया, कितने बच्चों? एक शेयर नेस्ले का खरीदा, और जी घर कॉल करते हैं जी, कहते हैं जी यार मैं ना बस वो नेस्ले खरीद ली है। अब मेरे भाई एक शेयर के नेस्ले अपनी है। अच्छा भाई ऐसा नहीं होता, आपने नेस्ले का कुछ हिस्सा, पता नहीं वो पॉइंट पता नहीं कितना कितना, वो एक दो शेयर्स खरीदे हैं, तो आप ऑनर नहीं बने, बल्कि पार्शियल से भी पता नहीं क्या उनसे कहते हैं, वो वाले ऑनर बने हैं। अच्छा अब सुनिएगा, इस पे बच्चों आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? और याद रखिएगा, कंपनी के केस में जो आपने एक दो शेयर खरीदे ना, अब कंपनी में चले गए अगले दिन, उनका यार ये अपनी है भाई, ये चीजें जरा गाड़ी शाड़ी इधर मुझे दे दो, ये मेरा ड्राइवर है यार, जरा इसको दो यार। ये वो कहते हैं भाई कहाँ से? उनका यार शेयर खरीदा है भाई, तो मैं तो ऑनर बन गया। उन्होंने कहा पाइन आपके अलावा और भी लाखों ऑनर्स हैं, सही है, और भी लाखों शेयर होल्डर्स हैं। उनका तो यार क्या मैं अपनी मर्जी से चीजें नहीं निकलवा सकता। उन्होंने कहा भाईजान आपको हम डिविडेंड देंगे। क्या देंगे? जब एंटिटी का काउंटिंग पीरियड एंड हो जाएगा, उसके ऊपर डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि डिविडेंड कितना देना है। सही है सर? अच्छा उन्होंने कहा अभी अब घर जाएं, अभी अब तशरीफ लेके जाएं। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, तो मैं फिर रोजाना आपसे पूछा करूंगा कि अर्निंग्स बढ़ रही हैं या। उनका यार जा भाई टुर जा, घर जा, सुकून कर, हमारा सर खा रहा है। तो भाई याद रखिएगा, या उन्होंने सुन आगे सुने ना, स्टोरी पूरी सुने जरा।
उन्होंने कहा यार अच्छा फिर मुझे मजीद समझाएं, ये जो डिविडेंड होगा ये क्या चीज क्या है? मेरा अगर मैं आपसे कहूंगा जब साल पूरा हो गया ये गाड़ी मुझे चाहिए, उनका भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपने किसी कंपनी के अंदर क्या की है बच्चों? इन्वेस्टमेंट की है। और याद रखिएगा कंपनी के अंदर जो डिविडेंड मिलेगा उसकी सिर्फ दो शक्लें हैं। क्या हैं बच्चों? डिविडेंड दो किस्म का है। कितने किस्म का है? ऐसा नहीं होगा यार, देखो ना, आप समझने की कोशिश करें, दो शक्लें हैं बस। एक है बच्चों, या तो शेयर होल्डर्स को कैश दे दिया जाए, या फिर उन्हें क्या कहते हैं, कंपनी के मजीद शेयर्स दे दिए जाए। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं बोनस डिविडेंड। दो तरह का डिविडेंड है, एक है बच्चों बोनस डिविडेंड, दूसरा है बच्चों कैश डिविडेंड। कितने किस्म के डिविडेंड्स हैं? अभी मैं सारा लिखा हुआ पढ़ाता हूं। दो तरह के डिविडेंड्स हैं, दो तरह के। तीसरी किस्म का कोई डिविडेंड शिविडेंड नहीं है भाई। दो तरह के डिविडेंड है, दो तरह के। एक है जी शेयर होल्डर्स को लक्ष्मी दे दी जाए, दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा क्या है बच्चों? शेयर होल्डर्स को बोनस में बोनस डिविडेंड दे दिया जाए, यानी इसका मतलब शेयर्स। अच्छा समीर भाई इसकी आवाज को जरा तेज कर दें। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई भाई? इस तरह तो ये होगा ना, अगर आप सारों की इजाजत दे देंगे कि यार जितने की तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है उतने तक की गाड़ी खरीद लो, अब भाई वो गाड़ी का एक टायर शायर ही होगा, सही है। अब एक बंदा टायर लेके जा रहा होगा, एक बंदा क्या कहते हैं उसके वो स्टीयरिंग लेके जा रहा होगा, एक इंजन लेके जा रहा होगा, तो ये मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा जी दो किस्म का डिविडेंड है, एक है कैश डिविडेंड और एक क्या है बच्चों? बोनस। और कोई शक्ल नहीं है। आ जाए इधर, जरा इधर आए, इधर जी, इधर आ जाए बच्चों, इधर। बच्चों पहले आपने पढ़ना है जी डिविडेंड को। देखें, क्या देखें? अच्छा अभी जितना कहा सिर्फ वो पढ़ना है। एक है बोनस डिविडेंड, ये पढ़ना है सिर्फ ये। एक क्या है बच्चों? आगे कुछ नहीं पढ़ना, जितना कहा सिर्फ वो। एक क्या है बच्चों? और एक क्या है बच्चों? दूसरा कैश डिविडेंड। दूसरा क्या है? कैश डिविडेंड। दो शक्लें हैं। अच्छा जी भाई, ये तो मैंने बता दिया टाइप्स ऑफ डिविडेंड। अब आगे आपको बताने लगा हूं टाइमिंग ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड दिया कब जाता है भाई? दो दफा दिया जा सकता है, दो दफा, दो दफा। अब तवज्जो से सुन लीजिएगा। पहला ये, जब कंपनी का साल एंड हो गया उसके बाद बच्चे प्रॉफिट सामने आएगा। अब बच्चों उन्होंने कहा जी, अब उन्होंने कहा जी माशाल्लाह कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इस बेसिस पे हम कंपनी को क्या, हम शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं? ये होगा, ये सुने, फॉर एग्जांपल आज है जी 31 दिसंबर 2023, एज्यूम कर रहा हूं, समझ ना लेना, एज्यूम कर रहा हूं आज क्या है? 31 दिसंबर 2023। अब बच्चों 2023 की काउंटिंग कंप्लीट हो गई, सही है सर? अच्छा जी, देखो ना 2023 में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, अब इसको भी कंप्लीट करना सारा तो 2-4-5 दिन लग जाते हैं। आप 2023 को क्लोज कर दिया एंटिटी ने, इसको क्लोज करने में भी तो 2-4 दिन लगेंगे ना, जो काउंटिंग देखना, तसल्ली करना, रिव्यू करना, ये सारी चीजें। अब बच्चों उसके बाद आते हैं ऑडिटर्स। कौन आता है बच्चों? वो 10-12 दिन के बाद आगे, 15 दिन के बाद आगे। अब बच्चों अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होना है? ऑडिट होना है। क्या होना है? प्रॉफिट की फिगर कब सामने आएगी बताएं, शाबाश भाई। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, जो लिस्टेड एंटिटीज होती है ना, लिस्टेड का मतलब जो क्या होता है बच्चों? जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है भाई, ये बड़ा सेंसिटिव डाटा होता है इनका। इनका शेयर एक कितने का है, इनको कितना प्रॉफिट आया भाई। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, बड़ी सिंपल सी बात है। कंपनी इसका मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर प्रॉफिट कम है, कंपनी में मसले मसाइल हैं, तो शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी बच्चों? और अगर एक कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे उसका शेयर खरीदने में। और बच्चों अगर कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है तो उसका शेयर खरीदने में लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो बच्चों उसकी प्राइस कम होगी शेयर की। ये बात समझ आती है आप लोगों को? अच्छा जी बच्चों, जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ना हो जाए, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट साइन ना कर दे, ये आपकी माशाल्लाह वैल्यू है मार्केट में, जब तक आप लोग जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ना कर लें, रिपोर्ट के ऊपर जो है वो साइन ना आ जाए बच्चों, तब तक क्या उसका नाम है प्रॉफिट। देखो सिंपल सी बात है, तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू नहीं हो सकती, तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हो सकती। तो बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने का मतलब है ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट पे क्या कर दिए हैं? साइन कर दिए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? ऑडिटेड हैं। क्या हैं बच्चों?
अब क्या उसका नाम है, अब जिसको मर्जी आप इशू करें, अपने शेयर होल्डर्स को दें, जिसे मर्जी दें। ये बात समझ आती है भाई। चीजें फाइनलाइज कब होती हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो जाए, और वो कब होती हैं, जब भाई क्या हो जाए बच्चों, साइन वगैरह हो जाए ऑडिट रिपोर्ट पे। इधर तक बातें समझ आई आपको? अच्छा, अब मुझे बताएं, एक है 2000 बच्चों 23 का एंड आ गया, इसको फाइनल होने में कितना टाइम लगेगा? मतलब 2-2.5 महीने लगेंगे ना, कोई 1.5-2-2.5 महीने लगेंगे कि नहीं लगेंगे? पहले एंटिटी ने अपनी तसल्ली करनी है, रिव्यू शिव्यू करना है हायर मैनेजमेंट ने, उसके बाद फिर ऑडिटर साहब ने आना है, उन्होंने 1.5-2 महीने लगाने हैं। भाई बात समझ आई? इसको फाइनल होने में कितना टाइम लगना है बच्चों? 2-2.5-3 महीने लग जाने हैं। अच्छा जी, अब एक बात बताएं, ये जो 2023 की बेस पे जो डिविडेंड देना है पूरे साल की बेस पे बच्चों, इस डिविडेंड को कहते हैं फाइनल डिविडेंड। क्या कहते हैं? फाइनल डिविडेंड। और ये कितनी किस्म का हो सकता है? दो, या तो बोनस होगा या क्या होगा, कैश डिविडेंड होगा। अब मुझे एक बात, आप खुद माशाल्लाह समझदार लोग हैं, 2023 का जो फाइनल डिविडेंड है ये किस साल में जाके क्या उसका नाम है डिक्लेयर होगा या प्रूव होगा? 2024 में जाके। कब होगा बच्चों? ये जो आपको इतनी स्टोरी सुनाई ना, कोई शौक नहीं है, कॉन्सेप्ट्स के लिए सुना रहा हूं, वरना सीधा कह देता है यार इसका इंपैक्ट इधर आना, क्यों आना, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2023 का जो डिविडेंड है, 2023 का फाइनल वाला, इसका इंपैक्ट किस साल में जाके आएगा? 2024 में जाके। अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका इंपैक्ट अगले साल में क्यों आना है, आप उसे लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकोगे? क्या एक्सप्लेन करोगे? कोई एक आधा बच्चा बताए भाई। 2023 है, क्या है बच्चों? 2023 ने क्या होना है जी? क्लोज तो हो गया भाई। क्लोज होने क्या जादू नहीं होता, क्लोज हो गया ताड़ करके भी सारा कुछ बन गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन गई, ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है। हायर मैनेजमेंट ने क्या करना है, उसे पहले क्या करना है। और ऐसा भी नहीं होता, आप इंशाल्लाह फर्म्स में जाएंगे ना प्रैक्टिकली, तो ऑडिटर्स ऐसा नहीं होता कि 31 दिसंबर पर क्या उसका नाम है 2023 का ईयर एंड हुआ, बिल्कुल क्या जैसे ईयर एंड हुआ 1 जनवरी रात को 12:01 पे जो पार्टनर है उनकी कॉल आई फर्म के, अस्सलाम वालेकुम जी, हम जी ऑडिट करने आ रहे हो। कहते भाई जा बेजा सो जा, अभी 15-20 दिन हमें दो, 10-15 दिन दो, पहले हम अपनी चीजों को क्या करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, अपनी तसल्ली करेंगे। हायर मैनेजमेंट कहती है कोई गलती तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके बाद ऑडिटर साहब 10-15-12 दिन के बाद तशरीफ लेके आते हैं, और वो क्या करते हैं बच्चों, जो पूरे साल में कारनामे अंजाम दिए कंपनी ने उसका ऑडिट करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई, अब 2023 की आपके पास अर्निंग्स हैं, सही है सर, इस बेस पे क्या देना है बच्चों? प्रॉफिट देना है। लेकिन ये फाइनल कब होगा बच्चों? 2024 में जाके। तो फाइनल डिविडेंड का ताल्लुक बच्चों, फाइनल डिविडेंड जिस साल का होगा उसका इंपैक्ट कब आएगा? अगले साल। ये बात समझ आई? मैंने अभी तक जो बातें की एक दफा दोबारा करता हूं। डिविडेंड दो तरह के हैं, दो तरह से लोगों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जा सकता है। एक है मेरे भाई कैश डिविडेंड और एक है बोनस। अब अगली बात मैंने की है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग, या तो आप एक पूरे साल की बेस पे डिविडेंड दे रहे होंगे जिसे बोले तो फाइनल डिविडेंड, जिसे क्या कहते हैं मेरे भाई? फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जिस साल का होगा, चाहे वो कैश डिविडेंड हो चाहे बोनस हो बच्चों, वो मिलना तो इस साल की अर्निंग्स की बेस पे है ना बच्चों। वो कब जाके मिलेगा? वो अगले साल में जाके, जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो गई है बच्चों, अप्रूव होगी, ऑथोराइज होगी, रिपोर्ट चली गई। अब मेरे भाई प्रॉफिट की सामने आ गई शक्ल, अब डिविडेंड शिविडेंड है, सही है सर, अब डिसाइड हो गया ना, अब डिसाइड हुआ। अब मेरे भाई 2024 में जाके डिविडेंड डिक्लेयर होगा। लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? डिक्लेयर होना। क्या होना बच्चों? डिक्लेयर होना, अप्रूव होना डिविडेंड। एक तो हो गया फाइनल डिविडेंड। अब दूसरी शक्ल है इंटरिम डिविडेंड की। किसकी मेरे भाई? इंटरिम डिविडेंड। क्या मेरे भाई? आप ऑडिट में जाके पढ़ेंगे इंटरिम का कॉन्सेप्ट और किसका कॉन्सेप्ट बच्चों? फाइनल का। ऑडिट भी दो तरह की होती हैं, एक होता है बच्चों इंटरिम और एक होता है फाइनल। ये ऑडिट वाले उस्ताद आपको पढ़ाएंगे, इंटरिम और फाइनल। इंटरिम का मतलब होता है बच्चों अभी साल पूरा नहीं हुआ, साल से पहले। इंटरिम लिख लो तुम्हें, देखो इंटरिम का मतलब है अभी साल पूरा नहीं हुआ, साल से पहले। अभी साल पूरा नहीं हुआ बच्चों, साल से पहले। अभी साल पूरा नहीं हुआ, साल से पहले। जल्दी जल्दी शाबाश। आप मेरी बात सुने बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है आपने।
भाईजान कंपनी बहुत अच्छा माशाल्लाह परफॉर्म कर रही है, और इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है बोलो? अभी साल पूरा। इंटरम का मतलब है 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 9 महीने, मतलब 1 साल से पहले पहले, वो कितने, वो कुछ भी हो सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पर कंपनी ने कहा जी कि हम लोगों को, हम शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। क्या देते हैं? अभी साल पूरा नहीं हुआ, इसकी इजाजत है, आप दे सकते हैं। किस बेसिस पर बच्चों? इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरम का मतलब मैंने आपको समझाया, अभी साल पूरा नहीं हुआ, अकाउंटिंग पीरियड पूरा, इससे पहले अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो वो इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे देगी, और अर्निंग्स की बेस होगी ना, अर्निंग्स को देखेगी इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब वो 10 महीने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब मेरे भाई अगर तो इंटरम डिविडेंड देना है, क्या देना है? इंटरम डिविडेंड देना है। ये आप लॉ वाले उस्ताद आपको बता देंगे बच्चों, जो डिविडेंड होता है ना, जिस दिन डिक्लेयर हो जाए, तो अब इसमें ना 2 चीजें हैं। मैं तो खैर आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं ना, जो हम करते हैं प्रैक्टिकली ये है कि 10 दिनों के अंदर अंदर देना है। कितने दिनों के अंदर बच्चों? लेकिन आपके लॉ के अंदर 45 डेज लिखे हैं, लॉ के अंदर लिखा है 45 डेज। डिविडेंड जब डिक्लेयर हो गया तो कितने दिनों के अंदर देना है? 45 डेज में। लेकिन बच्चों एक ना अथॉरिटीज ने ना एक डायरेक्टिव इशू किया था, जिसके अंदर ना 45 डेज अब नहीं है, अब 10 दिन है। कितने हैं? ये अपने लॉ वाले उस्तादों से आप कंफर्म कर लीजिएगा, सी लॉ। बहरहाल 10 दिन नहीं है, लेकिन लॉ में अभी भी कितना लिखा हुआ है? 45 डेज। और मेरा ख्याल है सी लॉ की किताब के अंदर भी 45 ही लिखा हुआ है अभी तक। अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया, जब आप लॉ पढ़ रहे हैं ना, एक होती है स्पेसिफिक प्रोविजन, एक होती है बच्चों जनरल प्रोविजन। जब स्पेसिफिक प्रोविजन आ जाती है तो जनरल प्रोविजन ओवरराइड हो जाती है। अगर कोई बंदा स्पेसिफिक बात कर दे, फिर जनरल को क्या करते हैं बच्चों? पीछे कर देते हैं। तो वो डायरेक्टिव में ना 10 दिन लिख दिए हैं। अच्छा, बहरहाल ये हमारी बहस तो है ही नहीं। अब मुझे बताएं, इंटरम डिविडेंड है, क्या है बच्चों? इंटरम डिविडेंड मेरे भाई अब खुद बताएं, माशाल्लाह समझदार है। ये नॉर्मली ना 6 महीने की बेस पे डिक्लेयर किया जाता है। नॉर्मली 6 महीने, नॉर्मली कह रहा हूं 6 महीने की बेस पे। 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछने लगा हूं। इंटरम डिविडेंड जो है, ये जिस साल का होगा, क्या इसका इंपैक्ट उस साल आएगा या अगले साल में आएगा? उसी साल आएगा। क्या आएगा बच्चों? उसी साल आएगा। उर्दू में लिखें, फाइनल डिविडेंड 2 तरह के हो सकते हैं, कैश एंड, बोलो शाबाश, लिखो 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 लिखो, नोट्स बनाए ना, लिखें फाइनल डिविडेंड 2 तरह के हो सकते हैं, कैश एंड। आज तो सिर्फ जहन सादी है, आज तो सिर्फ आपको ना थोड़ा बातें बता रहा हूं, आज पढ़ाया तो कुछ नहीं IS1 का, लेकिन बातें बहुत अहम है, क्योंकि इसी की बेस पे पूरा चैप्टर है। लिखें, फाइनल डिविडेंड 2 तरह के हैं, कैश एंड बोनस डिविडेंड। आगे लिखें, फाइनल डिविडेंड जिस साल का होगा, फाइनल डिविडेंड जिस साल का होगा, उसका इंपैक्ट उससे अगले साल में आएगा। फाइनल डिविडेंड जिस साल का होगा, उसका इंपैक्ट उससे अगले साल में आएगा। और सही है? अगली बात लिखें, इंटरम डिविडेंड भी 2 तरह के होते हैं। इंटरम डिविडेंड भी इंटरम डिविडेंड भी 2 तरह के होते हैं। ब्रैकेट में लिखो, कैश एंड बोनस, कैश एंड बोनस। इंटरम कितनी किस्म के हैं बच्चों? कैश एंड बोनस। और आगे ब्रैकेट क्लोज करके लिखें, ये जिस साल का होगा, इसका इंपैक्ट उसी साल में आ जाएगा। बात समझे भाई? भाई बात समझी है? अब देखें जी, इधर तक लिख लिया आप लोगों ने। अब ना मैंने आपको डिविडेंड की एंट्री पढ़ानी है, आज सिर्फ डिविडेंड की एंट्री आपको पढ़ानी है, मैंने समझानी है। इधर देखें, आपको खुद पता है माशाल्लाह, भी आप करके आए हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, अर्निंग्स 120 की हैं, 20 रुपए का डिविडेंड दे दिया आपने, कहा सर अर्निंग्स कम हो गई। अब रिटेन्ड अर्निंग्स बच्चों जब कम होती हैं तो बताओ डेबिट होंगी क्रेडिट होंगी? एंट्री आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह।
डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी? याद रखना बच्चों, चाहे बोनस डिविडेंड है चाहे कैश डिविडेंड है, रिटेन्ड अर्निंग्स ने क्या होना है। और हमेशा याद रखिएगा, लॉ में जाके आप पढ़ भी लेंगे, डिविडेंड हमेशा रियलाइज प्रॉफिट्स में से दिया जाता है, और रियलाइज प्रॉफिट्स का ताल्लुक बच्चों रिटेन्ड अर्निंग्स के साथ है। अनरियलाइज का ताल्लुक बच्चों बाकी रिजर्व के साथ होता है, रियलाइज प्रॉफिट का ताल्लुक रिटेन्ड अर्निंग के साथ है। ये बात समझते हैं ना आप लोग, लॉ में पढ़ भी लेंगे इंशाल्लाह। बच्चों ये जो अर्निंग्स हैं जब ये कम होंगी, चाहे बोनस डिविडेंड है चाहे कैश डिविडेंड है, अर्निंग्स कम होंगी तो बच्चों डेबिट। अब मैं पहली मिसाल लेता हूं बच्चों कैश डिविडेंड की। अच्छा, और याद रखिएगा जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होगा ना बच्चों, वो तो होगा तो पिछले साल का, देना बाद में जाके है, तो आप रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे और डिविडेंड पेएबल को क्या कर देंगे, वो तो बाद में जाके जिस दिन पे किया ना, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे एंट्री तो ये करनी है ना किताबों में, डिविडेंड रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। फिर जिस दिन जाके पे कर दिया, डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। और मैंने बताया वो 10-15 दिन के बाद जिस दिन डिक्लेयर होता है ना वो कर देते हैं। नहीं, वो ऐसे नहीं होता ना, एंड पे हो तो फिर इंटरम तो ना रहा, वो तो कैश हो गया ना, और वो तो फाइनल हो गया ना। इंटरम आपने बस ये समझना कि 6-7 महीने की बेस पे ही है। अच्छा, साल से पहले पहले है। अच्छा भाई, अब अगली बात सुन लें, अब मेरे भाई अगली बात सुने। अब आपने ना बोनस डिविडेंड की एंट्री मुझे बतानी है। बोनस डिविडेंड के केस में तो बच्चों पैसे दिए ही नहीं है, पैसे तो देने ही नहीं है, तो भाई रिटेन अर्निंग तो डेबिट। खुद सोचें जरा, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, खुद सोचें क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा। भैया आपने शेयर्स देने हैं लोगों को, जब शेयर्स इशू करेंगे तो बच्चों शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा ना। पैसे नहीं आए, बिला वजह शेयर कैपिटल बढ़ा दिया, उधर से रिटेन अर्निंग भी तो बिला वजह ही कम की है ना। एक रिजर्व बढ़ाया, दूसरा रिजर्व क्या कर दिया बच्चों, देखें नेट इंपैक्ट 0 है। एक इक्विटी का आइटम बढ़ाया, दूसरा इक्विटी का आइटम क्या कर दिया रिटेन। देखो ये गेम खेली ना, कंपनी के पास पैसे ही नहीं है, कंपनी के पास क्या है बच्चों, अगर तो पैसे हैं तो डिविडेंड पेएबल क्रेडिट रिटेन अर्निंग डेबिट। अब ये लक्ष्मी जा रही है जेब से, इस केस में क्या होता है बच्चों, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट और रिटेन अर्निंग डेबिट। जब पैसे दे दिए तो डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश या बैंक क्रेडिट। अब कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी की लालच देती है शेयर होल्डर्स को, यार देखो बात असल में ये है भाई कि अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन आपको पता है 1-2 सालों के बाद ना लक्ष्मी वाफर मिकदार में हमारे पास मौजूद होगी, कंपनी की माशाल्लाह ग्रोथ हो रही है, आपको पता है। तो कहते हैं सर हमने ग्रोथ को क्या करना, हमें तो आज पैसे चाहिए, हमें तो बेनिफिट आज चाहिए। उन्होंने कहा देखो हम आपको क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, देखो जब कल को हमारी ग्रोथ ज्यादा होगी तो आपके पास शेयर ज्यादा होंगे, तो आपको ज्यादा फिर डिविडेंड मिलेगा। उन्होंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये आप जैसे माशाल्लाह होशियार लोग कंपनी के अंदर बैठे होते हैं ऐसे। आप देखें कंपनी ने शेयर होल्डर्स को ऐसे दाना डाला, अब रिटेन अर्निंग तो डेबिट होगी लेकिन लक्ष्मी जानी नहीं है, लेकिन शेयर कैपिटल भी बढ़ गया, और बच्चों क्या हो गया बताओ, रिटेन अर्निंग डेबिट होगी। आउटफ्लो कोई नहीं है, एक रिजर्व बढ़ा और एक रिजर्व क्या हो गया। अच्छा अब आप इधर आए, इधर आओ बच्चों, इधर आओ, आप आए इधर पढ़े। बोनस डिविडेंड इंटरम होता है और क्या होता है बच्चों, और चाहे इंटरम हो चाहे फाइनल हो, एंट्री क्यों नहीं है, रिटेन अर्निंग ने तो डेबिट होना है, क्रेडिट किसने होना, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के ना असल में मैं सिनेरियोस बनवाऊंगा, 3 होते हैं। अच्छा अब आ जाओ बच्चों कैश डिविडेंड पे। कैश डिविडेंड भी 2 तरह का, इंटरम या एंट्री क्यों नहीं है, अर्निंग्स डेबिट, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल, और जब पे कर दिया डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश या बैंक। ये बात समझ आती है। अच्छा और याद रखना एक छोटी सी बात लिख लें, शेयर कैपिटल हमेशा पार या फेस वैल्यू से इंक्रीज होगा, लेकिन शेयर कैपिटल हमेशा पार या फेस वैल्यू से इंक्रीज होगा। पार मैं बताता हूं क्या होता है पार, मैं इंशाल्लाह मैं बताऊंगा ऐसे नहीं। शेयर कैपिटल हमेशा पार या फेस वैल्यू से इंक्रीज होता है। अब सुन ले जरा बात इधर भाई, एक नोट है 10 रुपए का, उसकी शक्ल उसकी नोट के ऊपर क्या लिखा होता है 10 रुपए, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, जो चेहरे पे नजर आ रही है वो 10 है।
पार वैल्यू या फेस वैल्यू एक शेयर की नॉर्मली 10 रुपए होती है। कितनी होती है? और अगर कुछ ना लिखा हो तो 10, अगर खुद क्वेश्चन में बताया 100 रुपया है या 1 रुपया है तो फिर आपने क्वेश्चन की बात को मान के चलना है। आगे लिखें, नॉर्मली पार वैल्यू 10 रुपए की होती है। नॉर्मली पार वैल्यू या फेस वैल्यू जो शेयर के ऊपर लिखी होती है वो 10 रुपए है ना, वो 10 रुपए लिखा होता है, शेयर के ऊपर 10 लिखा होता है। शेयर कुछ भी नहीं है बच्चों, शेयर एक सादा कागज है। क्या है बच्चों? एक सादा कागज के ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि बच्चों ये क्या उसका नाम है, ये इतने रुपए का क्या उसका नाम है, इसकी पार वैल्यू इतनी है। ठीक है, अच्छा जी, एक कागज का टुकड़ा होता है शेयर भाई, और तो कुछ नहीं होता। अच्छा जी, पार वैल्यू एक शेयर की 10 रुपए, अगर कुछ ना बताया हो, ठीक है, और अगर बताया हो तो उसकी बात को मान के चलना है। लेकिन एक छोटी सी बात करूंगा, लेक्चर खत्म कर रहा हूं, इस पे डिटेल गुफ्तगू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी। एक छोटी सी बात मुझे बताएं, क्या हर कंपनी के जो एक तो है पार वैल्यू, जो बुक वैल्यू जिसे कहते हैं, क्या हर कंपनी जो है, हर कंपनी का शेयर जो है वो 10 रुपए का ट्रेड हो रहा होगा मार्केट में? भाई अब नेस्ले का शेयर अगर आप लेने जाए वो 10 रुपए का होगा यार, और किसी XYZ कंपनी जो कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, हो सकता है उनका शेयर 10 रुपए से भी कम का हो। ये बात समझे हैं? तो पार वैल्यू हमेशा हमेशा शेयर कैपिटल ने कितने से बढ़ना है? कितने से बढ़ना है बच्चों? पार वैल्यू से। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना, 10 कंपनी ने 10 शेयर इशू कर दिए तो शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगा? एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए और 10 शेयर इशू किए, कितने से बढ़ेगा? 100 से। और मेरे भाई लेकिन एक शेयर जो था ये तो पार वैल्यू है, शेयर होल्डर को जो दिया शेयर इशू किया वो था जी 15 रुपए पे। कितने पे? पैसे कितने आ गए? वो तो 15 का हिसाब से आए। अब बच्चों अब ये कभी शेयर देखो, कभी जब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है ना तो पार वैल्यू से ज्यादा पे शेयर बिकेगा नहीं, सॉरी, इशू होगा। और बच्चों जब कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही होती है तो बच्चों फिर पार वैल्यू से भी कम पे। और अगर कंपनी जो है बस जितनी उसकी बुक वैल्यू है शेयर की बस उतना परफॉर्म कर रही है, फिर बस 10 रुपए पे ही इशू होगा। सही है बच्चों? अच्छा, अब इसके इफेक्ट कैसे आते हैं, इसके लिए इंशाल्लाह आपकी जेहन सादी हल्की सी की है, लेकिन ये अब डिटेल नहीं बताई। अब ये 3 सिनेरियोज होते हैं ना, ये इंशाल्लाह कब डिस्कस करेंगे बच्चों? ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब इधर तक की बस। ठीक है, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।